Hello students, today we are discussing in this video effect of catalyst on the rate of reaction. देखो हम लोगों ने पहले ही पता है कि जैसे हम कैटलिस्ट डालते हैं रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब वो कैसे फास्ट होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं A प्लस बी, इससे मुझे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ए बी। अब ये रिएक्शन बड़ी स्लो है क्योंकि ए बी आपस में कोलाइड या आपस में जुड़ना ही नहीं चाहते। अब होगा क्या, इसके अंदर मैं कैटलिस्ट डालूंगा जिसको हम सी का नाम देते हैं कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, इन दोनों को अपने साथ जोड़ लेगा। सी क्या करता है, ए बी को क्या करेगा, अपने साथ ऐड कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होगा, जैसे अपने साथ जोड़ेगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा और सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, एज इट इज बाहर मिल जाता है। होता क्या है, स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यहां मैं लिख देता हूं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब कैटलिस्ट क्या करता है, ए बी के साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है। जनरली क्या होना था, ए बी को रिएक्ट करना था जो बड़ी स्लो थी। अब मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी है बेटा यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर। भाई यहां तक जब एनर्जी आएगी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। विदाउट कैटलिस्ट क्या था, इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत कम थी विदाउट कैटलिस्ट। तो यानी कि इसको यहां तक जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। देखो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यह है विदाउट कैटलिस्ट। तो विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ज्यादा। जैसे हमने कैटलिस्ट डाला तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हाई होगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को नीचे कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब थ्रेशोल्ड बैरियर था पहले यहां, अब आ गया यहां। तो अब क्या चाहिए कि कम एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट करता क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये एनर्जी आएगी बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी, जहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हमें ये देखना है चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ, डेल्टा एच, तो हम रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस देख लेते हैं, इसको डेल्टा एच बोलते हैं। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मेनली तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, नीचे होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। तो ये वैल्यू मोस्ट ऑफ केसेस में क्या आती है, नेगेटिव आती है। वो बात की बात है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। तो ये डिफरेंस क्या होता है बेटा, डेल्टा एच होता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है, ध्यान से समझना, कैटलिस्ट करता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। अब कैटलिस्ट के बारे में दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट। थोड़ा सा भी कैटलिस्ट डाल दो तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाता है। रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, शुरू नहीं करेगा। रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद कैटलिस्ट वर्क करेगा, यानी कि पहले स्टेप से कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ इनिशिएट करता है, इनिशिएट नहीं करता, एक्सेलरेट करता है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर कोई इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है तो कैटलिस्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाएगा और बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम एज इट इज रहेगा। तो यानी कि कैटलिस्ट
इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट नहीं डालता है, बस इतना करता है कि इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी अचीव हो जाए, बड़ी जल्दी हम उस पर पहुंच जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जो कैटलिस्ट होता है ये फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी पे इफेक्ट नहीं डालता है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद है जो कैटलिस्ट है डज नॉट अल्टर द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये डेल्टा एच देखो ध्यान से, चाहे वो विदाउट कैटलिस्ट वैल्यू थी चाहे वो कैटलिस्ट के साथ वैल्यू थी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कैटलिस्ट बेटा डेल्टा एच को भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा जो कैटलिस्ट के बारे में थे, जो हमने डिस्कस किए। तो मेनली पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज कर देता है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल बैरियर को क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है जिसको कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कोलिजन थ्योरी क्या है, कुछ पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कोलिजन थ्योरी एक्चुअल में है क्या, हम लोगों ने क्या सुना है, पहले भी मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो आपस में कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो कोलिजन इफेक्टिव हो जाता है, नहीं तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। अर्हेनियस ने क्या किया, कोलिजन थ्योरी का यूज करके रेट कांस्टेंट के बारे में बताया, लेकिन इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन कौन करता है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन करती है। तो अर्हेनियस को बिल्कुल ब्रीफ आगे एक्सप्लेन कौन करेगा बेटा, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन करेगी। तो इन्होंने क्या किया, ये कहता है कि भी जो जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी का कोलिजन इफेक्टिव हो, कुछ का कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव होता है, कुछ का नहीं होता है। तो जितने कोलिजन इफेक्टिव है डिवाइड बाय टोटल, इसको फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ कोलिजन इफेक्टिव है डिवाइड बाय टोटल कोलिजन, इसको फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन बोलेंगे। और एक वर्ड होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लिया बेटा, इसके अंदर हमने रिएक्शन करवाई, जब इसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो हमने एक यूनिट मान ली, भाई ये मान लो क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट वॉल्यूम। हमने एक इसको 100 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट को हमने दे दिया 1 यूनिट वॉल्यूम। इस 1 यूनिट वॉल्यूम में द नंबर ऑफ कोलिजन that take place per second in per unit volume is called कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसको किसका नाम दिया गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये कहते हैं किसी भी रिएक्शन के पर यूनिट पर सेकंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, या ऐसे लिख देता हूं, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड, कंप्लीट कर देता हूं,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए ध्यान से, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं यूनिट वॉल्यूम को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, वो 100 ले लो, 200 ले लो, कितने भी नंबर्स में बांट लो, तो एक वॉल्यूम को जितने बराबर बराबर हिस्से बनाए हैं एक को हम 1 यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए वो क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा बेटा, कोलिजन इफेक्टिव होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, A+B से प्रोडक्ट बना रहे हैं और कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए कोलिजन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी जरूरी है। मैं मान लेता हूं ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड F इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन molecules whose collision are effective। मैं मानता हूं बेटा इफ ZAB से इसको नाम दिया गया है, ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये तो क्या है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हुज कोलिजन इफेक्टिव। इसको कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, जितने इफेक्टिव है डिवाइड बाय टोटल, तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। अब अगर मान लो मैं इस रिएक्शन का रेट निकालता हूं बेटा, तो इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dx/dt, ये वैल्यू आएगी ZAB इंटू में F। क्या वैल्यू आएगी, ZAB इंटू में F। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने पढ़ी थी 11th में, उसमें एक बोल्ट्जमैन फैक्टर आया था बेटा, वो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या था, F। देखो ध्यान से, तो यहां तक एक वैल्यू हमने पढ़ ली रेट ऑफ रिएक्शन को, ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और F क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन इफेक्टिव। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, F इज द बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये भी क्या था बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी इफेक्टिव फ्रैक्शन था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे। तो F की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, तो वो था E⁻ EA/RT। E क्या यहां पर, एनर्जी। इफ EA इज एक्टिवेशन एनर्जी देन F में बी रिटर्न एज, F को हम ऐसे लिख सकते हैं EA/RT। अब ये क्वेश्चन नंबर मान लो 1 है, ये 2 है, तो इसको कर दो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो बेटा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू हो जाएगा ZAB इंटू में E⁻EA/RT, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा रेट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जनरली अगर रेट कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें, यहां से साफ कर रहा हूं, एक बार और देख लो, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में F को, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलिजन होता है, यानी ये F की वैल्यू होती है जो हमने यहां लिखी थी, इसकी वैल्यू ये है। E क्या होता है बेटा, एनर्जी, अगर मैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में लिखता हूं तो ये आ जाएगा। तो F की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली रेट कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, तो इसको मैं रेट कांस्टेंट की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकता हूं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू Z इंटू EA/RT। तो ये क्या हो गया, हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, डायरेक्ट लिख दिया हमने इसको, ये डायरेक्टली क्या होता है, रिलेटेड होता है। उसके बाद ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोलिजन थ्योरी क्या कहती है
कि भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं तो उनकी कोलिजन एनर्जी यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा तो होनी चाहिए, प्लस में उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक वर्ड आ गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आप एक रूम के अंदर खड़े हो, मैंने आपसे कहा भैया रूम से बाहर जाइए। अब आप रूम से बाहर कहां से जाओगे? दरवाजे से। ये तो है नहीं कि कहीं से भी निकल जाओगे, यानी कि आप दरवाजे की तरफ जाओगे तो रूम से बाहर जाओगे। अगर दरवाजे की तरफ से नहीं जाओगे तो दीवारों में सर लगेगा, दीवार में जाके टकराओगे। तो यानी कि रूम से बाहर निकलने के लिए आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि आप ऐसे घूमते फिरते कहीं से भी निकल जाओगे, दीवार फोड़ के निकल जाओगे, नहीं। तो एक ही दरवाजा है तो उसी में से आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा। तो यही बात ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो उनका आपस में कोलिजन होना, टकराव होना एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराव नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। देखो ध्यान से कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं, ये बात हमने यहां तक लिख ली बेटा, ठीक है। ये मुझे जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की तो मैं इसको लिख दूंगा साइड में। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला भी बना, रेट इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, ZAB इंटू e⁻⁴ और अर्हेनियस इक्वेशन क्या थी बेटा? K इज इक्वल टू e⁻⁴ और यहां जो K आया है बेटा, K इज इक्वल टू Z इंटू EA/RT। ZAB लिख लो या Z लिख लो, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? रेट कांस्टेंट आ गया। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये बताई है कि कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन मतलब मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन दैट मीन्स रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, देखो एक पॉइंट तो पहले पढ़ लिया हमने कि एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं भैया प्रॉपर ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल आपस में टकराने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH3Br। अब मैं इसमें क्या करता हूं? OH को रिएक्ट करता हूं। अब ये दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक कौन सा मेथड है कि जो OH है बेटा वो हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करे और जाकर के क्या हो जाए, Br के साथ Br को रिप्लेस कर दे और आसानी से प्रोडक्ट बन जाए। तो यहां तो क्या होगा? आसानी से प्रोडक्ट होगा। अगर यही केस में सेकंड लेता हूं बेटा, ये मान लेते हैं OH नेगेटिव, Br पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। OH नेगेटिव इधर से अटैक करने की कोशिश करता है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा? रिपेल होगा, तो नो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैक करने की पोजीशन है, टकराने की, वो भी एक प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कहीं से भी आकर के टकरा देगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये क्या है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यानी कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन पे प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट, तभी इफेक्ट कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। तो यहां से एक और नया फैक्टर इन्होंने जोड़ दिया जिसका नाम रखा ओरिएंटेशन फैक्टर, द अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। तो एक नया फैक्टर जोड़ दिया बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर।
कहता है कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी होना चाहिए। तो मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव। तो कहता है कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी होना चाहिए जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P, इसको क्या लिखेंगे बेटा? P लिखेंगे। P क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। और इसका एक नाम और है बेटा, इसको हम स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये पॉइंट हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो यानी कि जो रेट होगा फाइनली वो P इंटू ZAB इंटू e⁻⁸ होगा। तो यहां से दो पॉइंट सामने आए बेटा। पहला पॉइंट पहले मैं लिख देता हूं, फॉर ए इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए नंबर 1 एनर्जी, देखेंगे ध्यान से, एनर्जी ऑफ कोलिजन मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2 कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन जो है बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि दो रिएक्टेंट है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो यानी कि उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी क्या निकलेगा, रिएक्शन होगी और तभी हम क्या निकालेंगे, उसका रेट निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको K के साथ कंपैरिजन करो, K इज इक्वल टू डायरेक्ट P इंटू ZB इंटू EA/RT। इस इक्वेशन को कंपेयर करो अर्हेनियस इक्वेशन से। अर्हेनियस इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, P इंटू ZAB। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, P इंटू ZAB। तो ये किसके साथ कंपेयर करके आया, अर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वैल्यू आई है। तो कहने का मतलब क्या है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से समझना। कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तभी होगा जब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, प्लस में उनका कोलिजन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है तो रिएक्शन इफेक्टिव नहीं बनेगी, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो यानी कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को बड़ा ब्रीफ बताया किसने, कोलिजन थ्योरी में। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आपको पता होना चाहिए कुछ केसेस में कोलिजन थ्योरी फेल हो जाती है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसके लिए आप क्या वर्ड लगाओगे, जैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी, तो ये सभी क्या आएंगे, हायर क्लासेस में आएंगे। तो हमें 12th क्लास में फिलहाल तक क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस तक पढ़ना है बेटा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो गया है एंड, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज करो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करो। एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहां तक थैंक यू वेरी मच, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।